हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था एडजॉर्प्शन बीएससी फाइनल ईयर की एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक। अब अपन देखते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अधिशोषण के समतापी वक्र किस किस तरीके से होते हैं और इनकी आगे अपन देखेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इनके बारे में अपने इक्वेशंस दिए और अपने डेरिवेशंस दिए। तो दो वैज्ञानिक थे, फ्रेंडलिज और लैंगमुर, जिन्होंने अपने अपने डेरिवेशन दिए इसके लिए, एडजॉर्प्शन फिनोमिना के लिए। तो अपन देखते हैं अधिशोषण समतापी वक्र क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में पी और टी, यानी कि ए है यहाँ पर अधिशोषित गैस की मात्रा जो एड्जॉर्ब की गई है किसी भी सरफेस के ऊपर। वो किसका फंक्शन होता है? प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में है पी और टी, यानी अधिशोषित गैस की मात्रा जो है वो ताप और दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, यदि समतापी है तो क्या हो जाएगा, ए और पी के बीच में ग्राफ खींचा जाएगा। तो ए इज इक्वल टू किसका फंक्शन रह जाएगा? केवल प्रेशर का, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो समतापी है, इसलिए कि टेम्परेचर जो हो गया ये हो गया कांस्टेंट, और जो ए है यानी कि अधिशोषित गैस की मात्रा है, ये केवल किसका फलन हो गया? दाब का, यानी केवल दाब के द्वारा ही उसके अंदर अंतर आएगा। तो किसी निश्चित ताप पर अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा और दाब के बीच में संबंध को क्या बोलते हैं? अधिशोषण समतापी वक्र कहा जाता है। तो अधिशोषण समतापी वक्र क्या है? अपन ने क्या कर लिया, टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर लिया, यानी कि वो समतापी प्रक्रम है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लिया। उसके बाद किस किस के बीच में अपन ने ग्राफ खींचा? अधिशोषित गैस की मात्रा यानी कि ए और प्रेशर के बीच में अपन ने ग्राफ खींचा। तो कुछ इस तरीके के जो है अपने पास ग्राफ आते हैं, 5 तरीके के, जो है ए और पी के बीच में, अधिशोषित गैस की मात्रा और प्रेशर के बीच में। तो ये 5 तरीके के ग्राफ अपन को मिलते हैं। फर्स्ट है लैंगमुर रूप, ये यूनिमोलिकुलर लेयर होती है इसके अंदर, और इसमें प्रेशर बढ़ाने पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल है जैसे कि चारकोल पर नाइट्रोजन, ये होता है -195 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड ग्राफ के लिए है, ये भी यूनिमोलिकुलर है, पूर्ण रूप से यूनिलेयर और मल्टी मॉलिकुलर है कि शुरुआत होती है इसके अंदर से। एग्जाम्पल है जैसे सिलिका जेल पर नाइट्रोजन का अधिशोषण -195 डिग्री सेंटीग्रेड पर। थर्ड ग्राफ है, इसमें प्रेशर, इसके अंदर क्या, थर्ड ग्राफ है जिसका एग्जाम्पल है सिलिका जेल पर आयोडीन या फिर ब्रोमीन 79 डिग्री सेंटीग्रेड पर। फोर्थ एग्जाम्पल है जिसमें है Fe2O3 जेल, इसके ऊपर बेंजीन जो है वेपर, उसका अधिशोषण 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और लास्ट है जिसके अंदर है चारकोल पर वाटर का अधिशोषण 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये है कुछ समतापी वक्र। नेक्स्ट आता है अपना फ्रेंडलिज एप्लीकेशन आइसोथर्म, फ्रेंडलिज का अधिशोषण आइसोथर्म। तो इसके अंदर है अनुभाविक समीकरण होता है इसके अंदर, यानी कि अधिशोषण की मात्रा यानी x/m इक्वल टू होती है k C⁴1/n। C है यहाँ पर साम्य पर सांद्रता, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन, और x/m है अधिशोषक पर अधिशोषित होता, जो अधिशोषक है जो अधिशोषित हुआ है। अब इसके अंदर है K1n क्या है? कांस्टेंट है, और n की वैल्यू क्या है? ये 1 से कम होती है। तो इसके अंदर बताया गया है कि निश्चित ताप पर अधिशोषित होने वाले, निश्चित ताप पर अधिशोषित, फ्रेंडलिज ने दिया था 1909 के अंदर, निश्चित ताप पर अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा और अधिशोषक की सांद्रता के बीच में इन्होंने संबंध बताया, यानी कि x/m और कंसंट्रेशन C के बीच में इन्होंने संबंध बताया। तो इन्होंने बताया कि x/m किसके बराबर होता है? k C⁴1/n। k यहाँ पर कांस्टेंट है, C है यहाँ पर साम्य पर सांद्रता। तो ठोसों पर गैस के अधिशोषण के लिए इन्होंने बताया कि अपन सांद्रता की जगह अपन क्या ले सकते हैं? दाब को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैस यूज़ कर रहे हैं अपन।
तो x/m इज इक्वल टू k, c को यहाँ पर p से रिप्लेस कर दिया गया है तो p की पावर हो गई 1/n। ठीक है, तो p है यहाँ पर अधिशोषित गैस का दाब। उसके बाद इन्होंने इसका लॉग लिया है, इस समीकरण का इन्होंने लॉग लिया है, यानी log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। इसी तरीके से अगर इसको p की फॉर्म में लिखते हैं, प्रेशर की फॉर्म में कंसंट्रेशन को, तो ये होगा log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। और फिर इन्होंने log x/m और log c इसके बीच में ग्राफ खींचा है, और सेम ग्राफ है log x/m और log p के बीच में ग्राफ खींचा गया है। यानी कि अगर आप ठोसों पर गैस का अधिशोषण करा रहे हैं तो कंसंट्रेशन को आपको किससे रिप्लेस करना होगा? प्रेशर से, क्योंकि गैस का जो है वो प्रेशर के रूप में मेजरमेंट किया जाता है। तो अगर आप ग्राफ देखते हैं log x/m और log c के बीच में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसमें कि स्लोप है b/a, जो कि इसकी पावर के इक्वल होता है 1/n के बराबर, और जो इंटरसेप्ट है आपके, जो अंतःखंड है, वो log k के बराबर होता है। लास्ट क्लासेस में जब वीडियोस के अंदर जब मैंने आपको ग्राफ बताया था कि किसी भी समीकरण से ग्राफ किस तरीके से खींचते हैं, तो उसके अंदर ये वाला समीकरण था, जैसे कि log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c है। तो ये कौन से समीकरण से रिलेट करता है? ये होता है y इक्वल टू mx प्लस c से रिलेट करता है। ठीक है, तो c हो गया यहाँ पर इंटरसेप्ट और mx हो गया यहाँ पर स्लोप। तो उसी के अकॉर्डिंग सेम जो है आपके नेक्स्ट वाला ग्राफ है log x/m और log p के बीच में, जिसमें स्लोप है आपके b/a, यानी कि इसकी पावर के बराबर 1/n, और इंटरसेप्ट है आपके अंतःखंड है log k के बराबर। तो ये था फ्रेंडलिश एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट है फ्रेंडलिश की सीमाएं। अब इसके अंदर आता है कि निश्चित ताप पर ही ये अच्छे परिणाम देता है। नेक्स्ट है k और n जो है वे ताप के साथ परिवर्तित होते हैं, तो इसमें क्या आता है, थोड़ा सा एरर आ जाता है आपकी रीडिंग के अंदर। कोई सैद्धांतिक प्रमाण नहीं है, केवल ये एम्पिरिकल फॉर्मूला ही इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी। इसके बाद आता है लैंगमुर आइसोथर्म, जिन्होंने कि अपना पूरा डेरिवेशन दिया था, और उनके अकॉर्डिंग क्या है, सेम उसी तरीके का स्लोप और इंटरसेप्ट के साथ अपन ग्राफ खींचेंगे। और इन्होंने क्या दिया था, मल्टी लेयर के लिए दिया था। फ्रेंडलिश ने तो यूनि लेयर के लिए दिया था, इन्होंने क्या दिया था, मल्टी लेयर के लिए दिया था लैंगमुर ने, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। तो ये है लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, जो कि लैंगमुर ने दिया था 1916 के अंदर। उनके अकॉर्डिंग है कि अधिशोषित गैस जो होती है वो यूनिमोलिकुलर लेयर होती है। पृष्ठ के निश्चित स्थान पर ही उसका अधिशोषण होता है। निश्चित ताप पर दाब में वृद्धि करने से क्या होता है, अधिशोषण बढ़ता है। जो अपन ने फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर भी अपन ने पढ़ा था कि जैसे अगर अपन दाब बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, अधिशोषण जो है ये बढ़ता जाएगा। फिर है तब तक बढ़ता है अधिशोषण जब तक कि पूरी की पूरी जो सरफेस पर है यूनिमोलिकुलर लेयर जो है वो स्प्रेड नहीं हो जाती। तो इसे कहा जाता है डायनामिक प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें कि दो क्रियाएं हो सकती है, या तो संघनन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, वाष्पन हो सकता है। ठीक है, तो लैंगमुर के अकॉर्डिंग जब अपन प्रेशर बढ़ाते हैं तो एडसॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होता है। उसमें ये डायनेमिक प्रोसेस होती है, जिसमें कि दो तरीके की फिनोमिना हो सकती है, या तो कंडेंसेशन हो सकता है या फिर इवेपोरेशन हो सकता है ठोस की सॉलिड की सरफेस पर। तो इन्होंने बताया एडसॉर्प्शन इक्विलिब्रियम के अंदर कि प्रारंभ में अधिशोषण जो होता है वो तेज गति से होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता रहता है, उसमें कंडेंसेशन और इवेपोरेशन होता रहता है, जिससे कि दोनों की गति बराबर हो जाती है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो लैंगमुर ने क्या बताया कि अधिशोषण गैस जो होती है वो यूनिमोलिकुलर लेयर के रूप में होती है, और केवल निश्चित स्थानों पर ही उसका अधिशोषण होता है, और दाब बढ़ाने पर क्या होता है, अधिशोषण बढ़ता है, और तब तक बढ़ता है जब तक कि पूरी सरफेस के ऊपर यूनिमोलिकुलर लेयर स्प्रेड नहीं हो जाती, जिससे कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस के रूप में काम करती है, जिसमें कि दो क्रियाएं हो सकती है, या तो संघनन हो सकता है या फिर वाष्पन हो सकता है। या तो अणु आपस में जुड़ सकते हैं, यानी कि कंडेंसेशन प्रोसेस हो सकती है, या फिर वो वाष्प के रूप में उड़ सकते हैं, यानी कि इवेपोरेशन
हो सकता है। तो प्रारंभ में तो अधिशोषण क्या होता है, तेज गति से होता है, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, संघनन और वाष्पन की वजह से क्या हो जाती है, उसकी गति स्लो हो जाती है और दोनों तरफ साम्य स्थापित हो जाता है। अब इन्होंने अपना डेरिवेशन दिया था, तो इनके डेरिवेशन में है कि गैस का दाब और अधिशोषण, गैस का दाब और अधिशोषण गैस की मात्रा स्थिर ताप पर इन्होंने अपना डेरिवेशन दिया, जिसके अकॉर्डिंग क्या है, डेरिवेशन के अंदर है गैस का दाब और अधिशोषित गैस की मात्रा स्थिर ताप पर। ठीक है, तो गैस के अणुओं की संख्या इन्होंने ली है स्मॉल n और संघनित अणुओं का भाग जो है वो है अल्फा। तो टोटल कितना हो गया, अल्फा n, टोटल अणुओं की संख्या, टोटल अणु हो गए इसमें अल्फा n, और अधिशोषण का भाग क्या हो गया, अल्फा n 1 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पर है सतह का वह भाग जो कि अधिशोषित अणुओं से कवर्ड है, जहाँ जहाँ पर क्या हो रखा है, आपके अधिशोषण हो रखा है। तो डेरिवेशन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी बार बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो ठोस सतह पर गैसीय अणुओं के संघनन की दर क्या हो जाएगी, 1 माइनस थीटा अल्फा n, क्योंकि वाष्पन की दर किसके समानुपाती है, आच्छादित क्षेत्रफल के समानुपाती है, जो कि क्या है, थीटा है। इसलिए क्या हो जाएगी, वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, के थीटा। तो अपन समानुपाती का साइन निशान हटाते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ पर के लिखा गया है उसे, जो कि क्या है, समानुपातिक स्थिरांक है। सॉरी। अब अपन देखते हैं कि साम्य पर क्या होता है, वाष्पन की दर और ठोस सतह पर गैसीय अणुओं के संघनन की दर क्या होगी, दोनों बराबर हो जाएगी। अभी अपन ने देखा था कि साम्य कब स्थापित होता है, जब वाष्पन और संघनन जो है वो समान गति से हो रहा है। तो अपन ने क्या कर दिया, के थीटा और 1 माइनस थीटा अल्फा एन को अपन ने बराबर कर दिया है। अब अपन इसके अंदर आगे कैलकुलेशन करेंगे और क्या निकालना है, अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, के थीटा इज इक्वल टू अल्फा एन माइनस थीटा अल्फा एन। तो थीटा वाले जो पद हैं उनको एक तरफ ले आएंगे, तो के थीटा प्लस अल्फा एन थीटा इक्वल टू अल्फा एन। तो थीटा की वैल्यू यहाँ आ जाएगी अल्फा एन अपॉन के प्लस अल्फा एन। तो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, अणुओं की संख्या किसके समानुपाती होती है, सतह पर अधिशोषित गैस के दाब के बराबर होती है। तो अणुओं की संख्या अपन ने ली थी n और सतह पर अधिशोषित गैस का दाब क्या है, p। तो n किसके समानुपाती हो गया, p के समानुपाती हो गया। और जब भी अपन समानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो n इज इक्वल टू बीटा p आ गया। बीटा यहाँ पर है समानुपातिक स्थिरांक। अब जो ऊपर अपन ने थीटा की वैल्यू निकाली थी, अपन उसको क्या कर देंगे, थीटा की वैल्यू को अपन रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि उसे थीटा की वैल्यू थी, ऊपर देखिए समीकरण 2 अपना ये आया है। और इसके बाद अपन ने क्या लिया है, गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार क्या है, अणुओं की संख्या किसके समानुपाती है, सतह पर अधिशोषित गैस के दाब के, यानी n इज प्रोपोर्शनल टू p, और प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो n इज इक्वल टू बीटा p। बीटा है यहाँ पर समानुपातिक स्थिरांक। अब ऊपर जो समीकरण 2 है, इसे थीटा की वैल्यू को क्या कर देंगे अपन, रेसिप्रोकल, यानी कि 1 के अपॉन में ले आएंगे। तो थीटा इक्वल टू अल्फा एन अपॉन के प्लस अल्फा एन था, तो ये हो जाएगा 1 बाय थीटा इक्वल टू के प्लस अल्फा एन बाय अल्फा एन। तो इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, के अपॉन अल्फा एन प्लस 1, इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद है, इसको अपन नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे, के प्लस अल्फा एन अपॉन अल्फा एन इक्वल टू के बाय अल्फा बीटा पी। यहाँ पर एन की वैल्यू रख देंगे अपन बीटा पी प्लस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपन एक और एंटिटी ऐड करेंगे k1। तो k1 होगा अल्फा बीटा अपॉन के। तो अल्फा बीटा अपॉन के की जगह अपन क्या रख देंगे, k1। तो ये समीकरण आगे सॉल्व होगी, 1 बाय k1p प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस k1p अपॉन k1p। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी k1p अपॉन 1 प्लस k1p। उसके बाद आता है, अगर यूनिमॉलिकुलर लेयर है तो उसके लिए क्या होगा, x बाय m समानुपाती होगा थीटा के, जो कि होगा k2 थीटा। और k2 यहाँ पर क्या होगा, समानुपातिक स्थिरांक की तरह ही व्यवहार करेगा।
तो यहाँ पर अपन थीटा की वैल्यू रखेंगे फिर से जो अपन ने लास्ट में निकाली थी, ये वाली जो थीटा की वैल्यू है K1P अपॉन K1 प्लस K1P, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देंगे K2 के साथ। तो x/m इज इक्वल टू K2 डॉट K1P अपॉन 1 प्लस K1P आ जाएगा। और फिर वैसे ही इस पूरे को क्या करेंगे अपन 1 के अपॉन में कर देंगे, यानी कि इसकी जो नीचे की तरफ जो राशि है वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर की राशि नीचे आ जाएगी, यानी कि 1/x/m इक्वल टू 1 प्लस K1P अपॉन K1 K2P। और इस पूरे समीकरण को क्या करेंगे अपन P से गुणा कर देंगे। तो P से गुणा करने पर ये आएगा P/x/m इक्वल टू 1/K1 K2 प्लस K1P अपॉन K1 K2। तो ये जो अपना है लास्ट में जो ये बॉक्स में समीकरण लिखी हुई है, लास्ट में अपने पास ये समीकरण आती है P अपॉन x/m इक्वल टू 1/K1 K2 प्लस P/K2। अब अपन को क्या करना है, इसके एग्जाम्पल जो है अपन इसका सत्यापन देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे माइका के ऊपर नाइट्रोजन का अधिशोषण 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, ये जो बॉक्स में समीकरण दी गई है ये वही समीकरण है जैसे अपन ने फ्रेंडलिच के अंदर देखी थी। तो इसके बीच में अपन ग्राफ खींचेंगे, जो कि मैंने पहले की क्लास में बताया है। ग्राफ खींचने के लिए क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्मूला लगता है। तो y और x के बीच में जब अपन ग्राफ खींचते हैं, यानी कि इसमें खींचेंगे y है यहाँ पर इक्वल के लेफ्ट साइड वाला पद, यानी p अपॉन x/m। तो इसके बीच में और प्रेशर के बीच में जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो अपन को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। स्ट्रेट लाइन जो मिलती है उसका जो स्लोप है, यानी कि b/a जो स्लोप है ये क्या होगा 1/K2 होगा। और जो इंटरसेप्ट है ये क्या होगा, जो खंड अंतःखंड है ये होगा 1/K1 K2। तो ये था लैंगमुर का आइसोथर्म, लैंगमुर का समतापी वक्र। अब कुछ सीमाएं इनकी भी थी, कुछ लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका पूरी तरीके से सत्यापन नहीं हो पाया। तो इनकी सीमाएं हैं कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है। वैसे इन्होंने किसके लिए बताया, यूनिमॉलिक्यूलर लेयर के लिए बताया, लेकिन जो अपन प्रैक्टिकली देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है। फिर नेक्स्ट है कि अधिशोषित अणुओं के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इनके अकॉर्डिंग क्या है, अधिशोषित अणुओं के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। अगर एड्सॉर्ब जो हैं आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अगर इंटरेक्शन होगा तो अलग ही केमिकल रिएक्शन होगी और वो क्या करेगी, आपके अधिशोषण को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट है 5 टाइप के अधिशोषण समतापी वक्र को ये अच्छे से अपने सिद्धांत के द्वारा नहीं समझा सके। तो ये कुछ सीमाएं थी फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की। तो इस वीडियो में अपन ने देखा कि एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कौन कौन से होते हैं, 5 तरीके के ग्राफ होते हैं जिनके एग्जाम्पल देखे। फिर अपन ने फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखी और उसके बाद लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म और दोनों की कुछ सीमाएं। तो ये था आपके एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म। आपके यूनिट कंप्लीट होती है बीएससी फाइनल ईयर की फिजिकल की फर्स्ट यूनिट। थैंक यू। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन फटाफट, जिसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या क्या पढ़ा था। इसमें अपन ने पढ़ा था एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके अंदर अपन ने 3 नियम पढ़े थे, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफन्स लॉ और रेलेजेंस लॉ। इसके बाद अपन ने देखा था प्लैंक रेडिएशन लॉ। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके अंदर क्या होता है, अपन आपतित किरण डालते हैं किसी भी मेटल की सरफेस पर और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है अपनी गतिज ऊर्जा लेके। इसका लास्ट में फॉर्मूला निकला था h न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल टू हाफ mv²। इसके बाद अपन ने देखा था कॉम्पटन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, डेल्टा लैम्डा अपन निकालते हैं जो कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अपन को रिजल्ट देता है। जैसे अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो डेल्टा लैम्डा 0 आएगा, 90 डिग्री है तो 2.42 पिकोमीटर आएगा और 180 डिग्री है तो 4.84 पिकोमीटर आता है। नेक्स्ट अपन ने देखा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का फॉर्मूला निकल के आता है संवेग के लिए लैम्डा इक्वल टू h/mv या h/p। इसके बाद अपन ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, जो कि होता है डेल्टा x डॉट डेल्टा p, जो कि किसके ज़्यादा या बराबर होता है h/4 जो कि एक कांस्टेंट राशि है। नेक्स्ट अपन ने देखा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसमें अपन ने इसका डेरिवेशन देखा, और साई जो कि है वेव फंक्शन, उसके अपन ने कुछ फिजिकल
इंटरप्रिटेशन देखे जो कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में अपन ने 3 चीज़ें देखी कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और सॉर्प्शन यानी कि शोषण क्या होता है। शोषण होता है अधिशोषण और अवशोषण को मिलाकर। तो एड्सॉर्प्शन जो है ये एक सरफेस फिनोमिना है, सतही आपकी प्रक्रिया है, जिसमें कि 2 चीज़ें होती है, अधिशोषक और अधिशोष्य यानी कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट। फिर अपन ने देखे कौन कौन से फैक्टर जो है वो इसको अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, सरफेस एरिया हो गया और इनकी प्रवृत्ति हो गई। फिर अपन ने देखा फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फिर अपन ने देखा एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन, कहाँ जो है एड्सॉर्प्शन जो अपने डेली लाइफ के अंदर काम आता है। नेक्स्ट अपन ने देखे कि इनके आइसोथर्म कौन कौन से होते हैं। तो आइसोथर्म के लिए अपन ने क्या किया, टेम्परेचर का जो है वो कांस्टेंट कर दिया और अधिशोषित गैस की मात्रा और प्रेशर के बीच में अपन ने ग्राफ खींचे, जिससे कि अपन को सिंपली 5 प्रकार के ग्राफ मिलते हैं, जिसके 2 वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। एक तो फ्रेंडलिच 1909 के अंदर और एक लैंगमूर 1916 के अंदर। इन दोनों ने अपने ग्राफ दिए और इन दोनों में ही कुछ कमियां थी, सीमाएं थी इनकी, और इन्होंने एड्सॉर्प्शन के बारे में बताया। तो ये थी अपनी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म। थैंक यू।